और बुलेटिन का आगाज करेंगे। धार में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री व धार जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। मंत्री विजयवर्गीय का जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मंच बनाकर भव्य स्वागत किया गया और इसके पश्चात मंत्री विजय के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति उत्सव के दौरान बीजेपी कार्यालय में ही गणेश प्रतिमा की पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी व जनप्रतिनिधि से परिचय प्राप्त कर उनकी समस्या सुनी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो विदेशों में बयान दिए हैं, यह एक बाल बुद्धि व मंद बुद्धि का परिचायक है। कार्यालय में संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें सदस्यता अभियान चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने, इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और आने वाले रविवार को एक जिसमें सभी बड़े नेता हमारे शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ पर जाकर काम करेंगे। अभी जिला योजना समिति की बैठक हुई है, परिचय बैठक है और धार की जो योजनाएं चल रही है उसको हमने समझा है। और आज मैंने सारे जनप्रतिनिधियों से कहा कि धार किस किस क्षेत्र में नंबर बना सकता है, उस दिशा में काम करना चाहिए। तो क्या हम इसलिए हम नॉन सीरियस नेता के बयान को सीरियस नहीं लेते। मैं कह तो रहा हूं कि एक बाल बुद्धि का व्यक्ति जिस प्रकार की बयानबाजी करता है, ऐसी बयानबाजी राहुल जी ने विदेश में जाकर की है। पहले वो करते थे तो इतना सीरियस कोई लेता नहीं था, पर अभी वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको समझना चाहिए कि जिस पद पर बैठे हैं वहां पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता बैठा करते थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार की पैरवी यूनाइटेड नेशन में की। ये जवाबदारी का पद होता है और इसलिए राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये उनके मंद बुद्धि का परिचायक है। सर, मध्य प्रदेश में निकाय, जितने भी निकाय हैं, उनमें आर्थिक बजट न होने के कारण कई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। उसके लिए आप क्या प्रयास करें? हम अभी समीक्षा कर रहे हैं पूरे प्रदेश की नगरपालिका नगर निगमों की कि कैसे आत्मनिर्भर बने। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से बीजेपी के सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ हुआ था। वही इस मामले पर बीजेपी के व्यापारी प्रकोष्ठ के बालाघाट प्रभारी समीर सचदेव ने कहा कि पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसी के साथ जो कि उन्होंने कहा कि ये कार्ड प्रमाण है, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि सदा भारत के लोगों को भारतीयता के सशक्तिकरण व उत्थान के लिए अपनी स्थापना के प्रथम दिन से ही कार्यरत है। समीर सचदेव द्वारा आम जन से अपील की गई कि राष्ट्रीय नवनिर्माण के महाअभियान में आप भी भागीदार बने और बीजेपी की सदस्यता अभियान का हिस्सा बनकर अपनी सदस्यता ग्रहण कर पार्टी को मजबूत करें। और वहीं प्रदेश की तरह जिले में भी 108 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस मरीजों की जगह टायरों को ढोते पकड़ी जा रही है और मरीजों को हाथ ठेलों पर ले जाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं जबकि एम्बुलेंस योजना का नाम महिलाओं को समर्पित करते हुए सरकार द्वारा जननी एक्सप्रेस रखा गया था, लेकिन अधिकारी की मिलीभगत के चलते उक्त योजना को कमाई का जरिया बना लिया गया है और टीकमगढ़ जिले में उक्त एम्बुलेंस योजना में टायरों का परिवहन कर राशि निकाली जा रही है। दरअसल 108 एम्बुलेंस और 108 जननी एक्सप्रेस की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। कभी मरीजों से खुलेआम पैसों की मांग की जाती है तो कभी फर्जी कॉल डालकर एम्बुलेंस चलाई जाती है। इस मामले में टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस के द्वारा जो एम्बुलेंस के खिलाफ लापरवाहियों पर आरोप लगाया है वो बिल्कुल भी सही है। विधायक का कहना है कि वह इस मामले को लेकर कलेक्टर से बात करेंगे और उन्हें पत्र भी लिखेंगे। पत्रकारों ने जो कल इस तरीके से एम्बुलेंस के ऊपर स्प्रिंग किया है, मैं समझता हूँ यही परसों जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जीता जागता उदाहरण है। एक 108 नंबर गाड़ी में टायर भर के और परिवहन का काम कर रही थी, उसमें कोई मरीज नहीं। मैं समझता हूँ कि जब मरीज किसी एम्बुलेंस को बुलाता है या कॉल करता है तो उसके बुलाने पर नहीं जाती है, लेकिन फर्जी एक ही मोबाइल से रोज जो है एम्बुलेंस कहीं भी जाती है और कहीं से आती है, उसमें मरीज नाम की कोई चीज नहीं रहती है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा जो प्रदेश कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने
आरोप लगाया बिल्कुल निहायत सही है और इसके ऊपर टीकमगढ़ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेवार। जैसा कि इस बारे में अभी कुछ जानकारियां मिली हैं, मैंने भी इस बारे में पता किया। जो देखते हैं जैसे निवाड़ी में विवेक है, वो देखते हैं, और यहाँ एक अरुण कुमार है, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि जो गाड़ी के बारे में आप बता रहे हैं 9431, वो गाड़ी जो है ना ऑन ऑफ रोड थी, क्योंकि उसके टायर वो बता रहे थे कि जो है ना घिसे या कुछ नहीं थे, तो उसकी वो टायर जो है ना ट्रांसपोर्टेशन से उठा के जो है ना जो सर्विस होती है इनकी वहां ले जा रहा था, ऐसा उनका कहना है। तो इसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि सर अगर वो ड्राइवर ऑफ रोड भी अगर वो बता रहे हैं ऐसा, तो अभी अपने आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो क्या उसमें रख सकते हैं, क्या टायर का मार्क ढूंढ सकते हैं? नहीं, अब ये तो अब उनका ही जो भी है गाड़ी की स्थिति के बारे में, और वो पूरा जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या और वहीं लाहौर एसडीएम विजय सिंह यादव और नायब तहसीलदार राज जगन कुशवाहा लगातार शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में दोनों अधिकारी जमुहा प्राथमिक माध्यमिक एवं हाई स्कूल पहुंचे, जहां कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल दर्ज 122 बच्चों में से यहां मात्र 16 बच्चे उपस्थित मिले। वहीं हाई स्कूल में कुल दर्ज 144 बच्चों में मात्र 39 बच्चे ही उपस्थित मिले। प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर जब एसडीएम ने जानकारी ली तो प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों एवं प्रभारी प्राचार्य माखनलाल शाक्य के बीच यहां सामंजस्य का अभाव देखने को मिला। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि प्रभारी प्राचार्य के द्वारा उन्हें न ही अभी तक FLN किट एवं न ही ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराया गया है, जिससे वह बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर एसडीएम ने सांझा चूल्हा का खाना चेक किया और रसोइया ने प्राचार्य पर आरोप लगाया है कि उन्हें जो 2 सिलेंडर प्राप्त हुए थे उनमें से एक ही सिलेंडर का उपयोग कर पा रहे हैं, दूसरा सिलेंडर प्राचार्य ने 1 साल से अपने पास रखा हुआ है। लाहौर एसडीएम ने प्रभारी प्राचार्य माखनलाल शाक्य के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भेज दिया है और शिक्षिका माया देवी दोहरे एवं शिक्षक महेश गुप्ता का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। और खबर बहर से है, जहां छात्र छात्राएं लकड़ी का पुल बनाकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें, लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ग्राम पंचायत मानालट्टी में पुल बह गया है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। ग्रामीणों ने देसी जुगाड़ से पुल निर्माण अभी फिलहाल कर दिया है और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं इस देसी जुगाड़ के बने पुलिया से चलकर स्कूल जा रहे हैं। लोगों में प्रशासन से क्षतिग्रस्त पुल निर्माण की मांग की है। मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम बिजाना में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण चल रही है। उसके उपरांत गत रात्रि में पंडित राजेश शुक्ल के मुखरबिंद से नानीबाई का मायरा कथा का आयोजन हुआ और इसके बाद आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। उक्त कथा का आयोजन हनुमान मंदिर प्रांगण ग्राम बिजाना में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के ग्रामीण शामिल हुए, जिन्होंने नानीबाई का मायरे के कथा का आनंद लिया और भक्ति में नाचते झूमते दिखे। उक्त जानकारी पंडित नवीन शर्मा द्वारा दी गई। और वहीं शिवपुरी जिले में रेत गिट्टी और एमसेंट के ओवरलोड डंपर वाहनों के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे खननकर्ताओं के हौसले बुलंद है और शिवपुरी झांसी हाईवे पर रेत गिट्टी और एमसेंट के दर्जनों वाहन क्षमता से अधिक भरकर दौड़ कर रहे हैं। और इसी के साथ लेकिन खनिज विभाग ने अभी तक किसी भी डंपर की जांच कराना मुनासिब नहीं समझा है। शिवपुरी जिले के डंपरों में झांसी उत्तर प्रदेश से एमसेंट रेत भरकर और टीकमगढ़ जिले की रॉयल्टी लेकर शिवपुरी की सीमा से ओवरलोड डंपर आते हैं, जो कि डंपरों की क्षमता से ज्यादा एमसेंट भरी रहती है और साथ ही 40 घंटे का समय भी रॉयल्टी में दर्ज कर खनिज विभाग के अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। बावजूद इसके शिवपुरी खनिज विभाग इन डंपरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खनिज अधिकारी का कहना है कि जब भी ऐसी सूचना मिलती है तब डंपरों को चेक किया जाता है। हमने जब भी ऐसी कोई स्थिति पाई है ओवरलोड की कार्रवाई भी की है और जो एक ही टीपी पर दूसरा या तीसरे चक्कर या 40 घंटे की जैसे आप बता रहे हैं उसमें भी हमने कार्रवाई की है नियमानुसार। और अमोला पे इसका इस संबंध में एक चेक नाका भी स्थापित है, उसमें
करेरा के एसडीएम साहब के आदेशानुसार कुछ पटवारियों की भी वहाँ पदस्थापना की गई है, मतलब ड्यूटी लगाई है। वो भी हमको खबर देते हैं। क्षेत्रीय ठेकेदार है कोई, हाँ, तो उनका कहना ये है कि उनको काफी नुकसान हो रहा है और तो अभी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा और वो लोग शिकायत भी करते हैं तो उसको भी कार्रवाई नहीं की जा रही। नहीं, हमने हमेशा कार्रवाई की है। और अगर कोई वाहन ऐसा जो नाके वालों ने या रेत के ठेकेदार के जो नाके लगे हुए हैं ओवरलोड उन्होंने माना है, मैंने जाके उसमें पुनः जांच की है स्वयं वाहन जांच में, तो वो ओवरलोड नहीं पाया गया या टीपी सही पाई गई है, तो उन पर कार्रवाई जिन पर नहीं बनती है उन पर नहीं की, लेकिन जिन पर बनती है। और वही शहर के बीचों बीच झीर की बागिया से पुराने स्टैंड को जाने वाले सार्वजनिक रास्ते को बस संचालक द्वारा पर्सनल बस स्टैंड बना लिया गया है। स्थानीय कॉलोनी निवासियों और पुरानी बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र के लोग अपने निजी कामों के लिए इसी रास्ते से निकलते हैं और ये सार्वजनिक रास्ता पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट और न्यायालय के लिए भी जाता है। और इस दिन से रात तक हजारों लोगों का इस रास्ते से आना जाना होता है, लेकिन रास्ते पर हमेशा 4 से 8 बस हमेशा खड़ी रहती है। बसों के खड़े रहने से रोड का आधा हिस्सा ही लोगों को आने जाने के लिए शेष रह जाता है। दोनों तरफ से 4 पहिया वाहन आने के कारण यहां ट्रैफिक जाम हो जाता है और स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल भी इसी रास्ते पर है और स्कूल की छुट्टी होते ही सैकड़ों बच्चों का निकलना होता है। स्कूल की छुट्टी के समय टैक्सियां रोड के दोनों तरफ खड़ी हो जाती है, जिसके कारण कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार इसको लेकर शिकायत भी प्रशासन से की गई है, लेकिन राजनीतिक पकड़ के चलते रसूखदार बस संचालक पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और वहीं जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने धार्मिक स्थल में हुई चोरी की घटनाओं को अतिशीघ्र खुलासा करने का निर्देश दिया है। साथ ही भविष्य में इस तरीके की घटनाएं न हो, इसके लिए हर संभव उपाय किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। और इसी कड़ी में जिला राजगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा और नरसिंहगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस उपेंद्र सिंह भाटी के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र नरसिंहगढ़ के ग्राम सवासी के बडली माता मंदिर एवं थाना क्षेत्र कुरावर के ग्राम काकरिया मीना में हुई चोरी का खुलासा करने में थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ की पुलिस टीम को सफलता मिली है। पुलिस द्वारा उक्त चोरों ने 2,10,000 रुपए की नगद राशि जब्त की गई है और वहीं मंदिर चोरी के सरगना विशाल विश्वकर्मा पिता और उसके साथ ही गढ़ों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और बाल अपचारी को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। मुझे लगता है कि राजगढ़ जिले का जो आस्था का केंद्र है, एक जिसमें ये काकरिया मीना का देवनारायण प्रभु का मंदिर और उसी के साथ साथ जो बडली माता का मंदिर है नरसिंहगढ़ क्षेत्र में, वहां पर जब इस प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें कुल 3 घटना थी। एक पिछले साल 2023 में जुलाई में घटना हुई थी, जिसमें दान पेटी से कुछ अज्ञात लोगों ने पैसे चुराए थे और उसी के साथ साथ फरवरी माह में भी जो चोरी हुई थी। और फिर अभी जो पिछले कुछ दिनों पहले ही अपने नरसिंहगढ़ में 19 और 20 जुलाई 2024 को जब चोरियां हुई, तो इसमें सबसे पहले हमने इसमें पैटर्न एनालिसिस शुरू किया, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि अगर एक ही स्पॉट पे एक से अधिक बार अगर चोरियां होती हैं तो उसमें कुछ कॉमन ट्रेंड्स आपको निकल सकते हैं। क्षेत्र में एक्टिव रहे थे चोरी की घटना की रात से एक रात पहले से लेकर अगले दिन तक, उसमें करीबन 1100 नंबर्स हमारे पास आए थे। उन 1100 नंबर्स में से हमने ट्रेस आउट करना शुरू किया कि कौन से ऐसे लोकल रेसिडेंट्स हैं जो उस टावर की रीच में रहते हैं या जिनका रेगुलरली उस पर फोन है। जब हमने उन चीजों को हटाना शुरू किया तो कुछ नंबर्स हमें सीहोर जिले के मिले। जब सीहोर जिले के नंबर रात में यहाँ मिलने लगे तो हमें समझ में आ गया था कि कुछ देर रात में मंदिर के आसपास अगर सीहोर जिले का कोई नंबर एक्टिव है तो दर्शन करने आने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि रात में सभी लोग ये मानते हैं कि देव सो चुके होते हैं, देव स्थान पे कोई नहीं जाता रात में, उसको अशुभ माना जाता है। जब हमने उनकी ट्रेसिंग शुरू की तो कुछ टेक्निकल डेटा एनालिसिस के बाद हमें सीहोर और वहीं सीहोर कोतवाली पुलिस ने सोने मकान में सोने चांदी के जेवर सहित नकदी चुराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने बताया कि पिछले दिनों एक सोने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया था, जहां से चोरों ने सोने चांदी के जेवरात, एलईडी टीवी सहित 2 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन चोरों ने अपने ही पड़ोस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
और अगली खबर सिंगरौली से है, जहां पर एनसीएल निगाही के निजी कंपनी में कार्य कर रहे सुरक्षा कर्मी की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बीती रात ड्यूटी जाने के दौरान खड़े वाहन से मृतक की बाइक टकरा गई थी, जिसके बाद एनसीएल प्रबंधन की लापरवाही से घंटों तक घायल स्थिति में सुरक्षाकर्मी पड़ा रहा। वहीं निगाही बैरियर के पास एम्बुलेंस भी खड़ी रही। वहीं सबूत मिटाने के लिए मृतक कपिल सिंह का बाइक एनसीएल बैरियर गेट के बाहर फेंकवा दिया गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने एनसीएल का गेट जाम करके धरना पर बैठ गए थे। इस दौरान आने जाने वाले श्रमिक और वाहनों को भी रोका गया और इस पूरी घटना में एनसीएल के माइंस इंचार्ज, सेफ्टी इंचार्ज और सिक्योरिटी इंचार्ज समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने इस पूरे घटना में कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने बताया कि मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। में लगभग 10 बजे के आसपास की है और 10 बजे के बाद से जो घायल लड़का कपिल था वो 1.5 घंटे तक जमीन पे बैठ के एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, प्राथमिक उपचार का इंतजार करता रहा। लेकिन उसको 1.5 घंटे के पश्चात जब एम्बुलेंस आई भी, उसको एम्बुलेंस में बैठाने के बाद सामने जो बैरियर, इसी बैरियर पे लगभग 30 से 35 मिनट और उसको इंतजार कराया गया, जहां पे उसकी मौत हो गई। तो सीधा सीधा ये कहा जाए कि एनसीएल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन सबसे बड़ी विषय ये है, आप सबके माध्यम से हम लोग इस बात को समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि सिंगरौली के साथ कैसा खेल हो रहा है। इस बात को आप सब समझने का प्रयास करिए। अभी एसओपी साहब ने कहा कि सड़क दुर्घटना है, मान लेते हैं कि सड़क दुर्घटना है और एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना होती है, ट्रक में जाकर टकरा जाता है, टकराने के बाद वो घायल हो जाता है, घायल होने के बाद उसका उपचार नहीं हो पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या समस्या आ पड़ी थी एनसीएल प्रबंधन के सामने? ऐसे कौन से साक्ष्य मिटाने आवश्यक थे कि उन्होंने ट्रक की दूरी से लगभग उसकी मोटरसाइकिल को 3 किलोमीटर की दूरी पे फेंक दिया ले जाकर के? ट्रक को क्यों पानी से धुलवा दिया गया? सड़क पे पड़े हुए खून के धब्बे को क्यों मिटा दिया गया? इससे यह समझ में आ रहा है, कहीं न कहीं इसमें से बू आ रही है कि एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास एनसीएल प्रबंधन के द्वारा किया गया। में एक बहुत हृदय विदारक घटना यहाँ पर एनसीएल निगाही परिसर के कैंपस के अंदर हुआ। एक कपिल देव नाम का व्यक्ति जो बीएमएल के अधीनस्थ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, अपनी नौकरी के वक्त जाते हुए एनसीएल की लापरवाही की वजह से ट्रक बिना बैरिकेड, बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के इनके कैंपस के अंदर ट्रक खड़ा था, उससे भिड़ के उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। जैसे परियोजना या उनके परिजन को पता चलती है तो एम्बुलेंस वहां से एनसीएल वालों ने भेजा। पर क्या कारण है कि एम्बुलेंस 2 घंटे इस बैरियर पर रख के उसको प्राथमिक उपचार नहीं होने दिया गया? बात यह सोचने विषय यह है सोचने का। किसी घायल व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को आदमी पहले बिना किसी रोक टोक के अस्पताल में पहुंचाते हैं, पर इनकी एनसीएल की लापरवाही, इनके कंपनी की लापरवाही की वजह से एम्बुलेंस 2 घंटे पर शायद 35 मिनट बैरियर पे खड़ा रह गया, जबकि एम्बुलेंस का कहीं रोक टोक का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए उस आदमी को प्राथमिक चिकित्सा न होने की वजह से आज वो हम सबके बीच से चला गया, जिसके पीछे परिवार में 3 बेटियां, एक बेटा जिसका भरण पोषण करने वाला एकमात्र इकलौता व्यक्ति कपिल देव था। उसके माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप, सबके भरण पोषण और बच्चों की शिक्षा दीक्षा की सभी जवाबदारी उस सिंगल व्यक्ति के कंधे। और वहीं निवाड़ी में शासकीय स्कूल की किताबों को कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया है। किताबों को बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये किताबें निवाड़ी जिले के शासकीय माध्यमिक स्कूल धवा बंगरा की बताई जा रही है। वहीं मामले को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि जिले का स्कूल शिक्षा विभाग मामले की लेपापोती में लगा है। वहीं बहर की ग्राम पंचायत दुल्हापुर में बारिश ने तालाब निर्माण कार्य में की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत दुल्हापुर के ग्राम राशीबेटा में तालाब फूट गया है, जिसके चलते किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों के खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई है। वहीं अब इसको लेकर किसानों ने मुआवजे की मांग की है। और खबर टीमरनी से है, जहां खेल मैदान की मांग को लेकर नगरवासियों और खेल संगठनों की तरफ से लगातार शासन प्रशासन के सामने विरोध दर्ज कराया जा रहा है। लंबे समय से राधा स्वामी संस्था की ओर से 3.47 एकड़ लीज पर ली गई भूमि की लीज निरस्तीकरण कर नगर परिषद को खेल मैदान के लिए ये भूमि आवंटित करने की मांग की जा रही है। 7 दिन पहले भी नगरवासियों ने ज्ञापन दिया था। वहीं लीज निरस्त न होने पर खेल संगठनों और नगरवासियों ने टीमरनी के बस स्टेशन चौराहे पर लगभग 1 घंटे तक कई
कई खेल खेले, चारों ओर से जाम की स्थिति बनती दिखाई दी। वहीं एसडीएम महेश कुमार बडोले के आश्वासन के बाद चरणबद्ध आंदोलन को रोका गया है, लेकिन सकारात्मक रूप से मांग पूरी न होने पर खेल प्रेमियों की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी प्रशासन को दी गई है। इस दौरान जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, खेल प्रेमी, खिलाड़ी और नगरवासी मौजूद रहे। राधा स्वामी संस्था के द्वारा शहर के बीचों बीच जो 343 एकड़ जमीन पे अवैधानिक रूप से कब्जा किया गया है, जिसे वो लीज लेना बता रहे हैं, लेकिन वो लीज नहीं है, वो अवैध कब्जा है। क्योंकि न तो आज तक प्रशासन न राधा स्वामी संस्था हमें उस लीज के द्वारा कोई संबंधित कागज बता चुके हैं। इसलिए इस चीज का विरोध करते हुए आज शहर के समस्त नागरिकों ने, समस्त खिलाड़ियों ने, समस्त राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, आम नागरिकों ने, हमारी महिला शक्तियों ने यहाँ मिलकर के एक ये प्रदर्शन किया है, एक आंदोलन शुरू। और वही रायसेन शहर के वीआईपी कॉलोनी में रहने वाले मजिस्ट्रेट और सांची रोड पर स्थित रिचा ज्वेलरी शॉप में बीते दिनों चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे और एसडीओपी प्रतिभा शर्मा के अथक प्रयास से एक टीम बनाकर रचोर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया गया है। पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। जो ग्रिल काट करके जो 3 मकानों में गए थे, 2 में चोरी करने में सफल रहे, उस पर मुकदमा कायम किया गया था। फिर जो हमारे एडिशनल एसपी हैं, एसडीओपी हैं, दोनों थाना प्रभारी कोतवाली और सांची और जो साथ में पुलिस टीम है, एक टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा लगातार दिन रात प्रयास किया गया, सूचना संकलन किया गया, जो डिजिटल एविडेंस है वो भी कलेक्ट किया गया। एफएसएल की टीम ने भी विजिट किया। इस संयुक्त प्रयास से हम जो गैंग है उसको आइडेंटिफाई करने में सफल हुए और उसके एक गैंग के आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये गुना का रहने वाला है, पारदी समुदाय का है। इसके पास से घटना में जो चोरी गया लैपटॉप है, चार्जर है, एक ज्वेलर के यहाँ से कुछ सामान गया था, तिजोरी तोड़ने में सफल नहीं हुए थे, लेकिन जो बाहर सामान रखा था शोकेस में, उसमें चांदी के ग्लास और अन्य सामान जब्त किया गया है। उसको पुलिस रिमांड पर लेकर के और पूछताछ की जा रही है। गैंग के जो अन्य लोग हैं उनको। और वही देवास जिले के नेमावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला बदल आरोपी भारत लाल उर्फ बबली को नेमावर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दीप गांव से हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि उक्त व्यक्ति को इंदौर, उज्जैन, सीहोर, खंडवा, हरदा राज्य सीमा से 1 साल के लिए बाहर होने के आदेश कलेक्टर की तरफ से दिए गए थे। वही जो कि आदेशों का उल्लंघन करते हुए दीप गांव में पाया गया। नेमावर पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना के आधार पर रादीप गांव से हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। प्रधान आरक्षक कपिल जाट और राहुल मालवी की कस्बा भ्रमण के लिए ड्यूटी लगाई गई थी और इन्हीं को सूचना मिली कि एक जिला बदर आरोपी भरतलाल और बबली जो कि दीपगांव का रहने वाला है और ये 1 साल के लिए जिला बदर था, तो ये आज घूमते हुए पाया गया, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया धारा 14-15 राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इसको। और खबर बाड़ी से, जहां पर बारनाथ बांध के कैचमेंट इलाके में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बारना बांध के 6 गेट खोले गए हैं, जिसमें 41,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बांध के निचले तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है। इधर नर्मदा तटीय क्षेत्रों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आपको बता दें कि अभी भी बाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। क्या आप खाते पीते तो बहुत हैं पर आपकी सेहत नहीं